कसे आहात तुम्ही? नेहमीप्रमाणे स्वस्थ, मस्त आणि आनंदी ना? असेच राहा हा, स्वस्थ, मस्त आणि आनंदी. या शुभकामनेसह मी तुमची मराठी शिक्षिका श्रीमती अनुराधा सिंग, बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभागच्या वतीने आयोजित ऑनलाईन मराठी वर्गात तुम्हा सर्वांचे खूप 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 स्वागत करीत आहे आणि प्रस्तुत करीत आहे आजचा सुविचार तुमच्या स्क्रीनवर. विद्यार्थी मित्रांनो, आजचा सुविचार आहे, तुम्ही प्रत्येक वेळेस नवीन चूक करत असाल तर नक्कीच समजा तुमची प्रगती होत आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, ह्या सुविचाराचा अर्थ आहे की चुकांना घाबरू नका, कारण प्रत्येक नवीन चूक तुम्हाला प्रगतीकडे नेते. म्हणून तुम्ही तोपर्यंत प्रयत्न करत राहा जोपर्यंत तुम्हाला यश मिळत नाही. मुलांनो, कोणतेही कार्य करताना चुका होतातच. चुकांना घाबरून तुम्ही प्रयत्न करणे सोडू नका, कारण जो प्रयत्नच करणार नाही तो चुका पण करणार नाही आणि तो शिकणारही नाही. मुलांनो, तुम्ही जेव्हा गणित सोडवत असता किंवा फळ्यावरून पाहून काही लिहत असता, तेव्हा ज्या ठिकाणी तुम्ही चुका करता किंवा चुकता त्या ठिकाणी तुम्ही खोड रबरने खोडता व पुन्हा लिहिता. पण पुन्हा लिहिताना तुम्ही सावध असता. पुन्हा त्याच ठिकाणी तुम्ही ती चूक न करता पुढे जाता. मुलांनो, जो स्वतःच्या चुकांमधून शिकतो तोच जीवनात प्रगती करतो, पुढे जातो. तुम्ही जर प्रत्येक वेळेस नवीन चूक करत असाल तर समजा नक्कीच तुम्हाला प्रत्येक वेळेस नवीन ज्ञान मिळत असते व तुमची प्रगती होत असते. तर चूक म्हणजे अपयश नाही, तर चूक म्हणजे प्रगतीच्या दिशेने जाणारी पायरी है. विद्यार्थी मित्रों, आइए इस सुविचार को हिंदी में भी समझते हैं. जैसा कि मैंने एक बार आपसे कहा था कि अच्छे विचार आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं, तो यह सुविचार उन्हीं विचारों में से एक है. बच्चों, अक्सर आप गलतियां करने पर डांट खाते हो या गलती करने पर पछताते हो, पर इस सुविचार में कहा गया है कि कोई भी कार्य करते समय, प्रयत्न करते समय यदि आपसे हर बार कोई नई गलती हो रही है, भूल हो रही है, तो उस गलती के कारण हार मत मानो, हताश मत हो, प्रयत्न करना मत छोड़ो, क्योंकि हर नई गलती आपको एक नई सीख देती है, नया ज्ञान देती है व आप प्रगति पथ पर अग्रसर हो रहे होते हो. इसीलिए हिंदी में अक्सर एक कहावत कहते हैं कि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में. सहसवार अर्थात घुड़सवार. तो इस कहावत का अर्थ है बच्चों कि जो घोड़े की सवारी करते हैं वही मैदान में गिरते हैं. जो घोड़े पर चढ़ेगा ही नहीं वह न तो मैदान में गिरेगा और न ही कुछ सीखेगा, उसे घुड़सवारी नहीं आएगी. तो कोई भी कौशल सीखने के लिए प्रयत्न आवश्यक है, प्रयास आवश्यक है, और प्रयास करोगे तो गलतियां होंगी ही. कहते हैं इंसान गलतियों का पुतला है, वह गलतियों से सीखता है. आपने राष्ट्रीय कवि पंडित सोहनलाल द्विवेदी की यह कविता अवश्य सुनी होगी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. नन्ही चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना
नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बच्चों, चींटी का बार बार गिरना यह बार बार होने वाली गलतियों को, असफलताओं को दर्शाता है, पर इससे चींटी डरती नहीं है, घबराती नहीं है, प्रयास करना नहीं छोड़ती और आखिर में सफल हो जाती है। तो आप भी गलतियों से घबराना नहीं, क्योंकि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, जब तक न सफल हो, नींद चैन का त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नाही होती। तर मुलांनो, चुकांमुळे प्रयत्न करणे सोडू नका। आयुष्यात नवनवीन कौशल आत्मसात करण्यासाठी नवनवीन चुका करत राहा, प्रयत्न करत राहा। यश तुम्हाला नक्कीच मिळेल, या विश्वासासह मी प्रारंभ करीत आहे आजचा घटक। विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण शिकणार आहोत मराठी सुलभ भारती तुमच्या ह्या पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमांक 31 आपलं वाचनालय। हा धडा शिकणार आहोत। वाचनालय म्हणजे ग्रंथालय किंवा पुस्तकालय। इंग्रजीत आपण वाचनालयाला लायब्ररी म्हणतो। मुलांनो, पाठ क्रमांक 31 आपलं वाचनालय हा धडा तुमच्या मराठीच्या पाठ्यपुस्तकातील अगदी शेवटचा धडा आहे। तर चला, पाठ क्रमांक 31 आपलं वाचनालय हा शेवटचा धडा वाचूया, अभ्यासूया, शिकूया माझ्या बरोबर, म्हणजे तुमची मराठी शिक्षिका श्रीमती अनुराधा सिंग बरोबर। ह्या लेसन मध्ये हे पहा, एक छान चित्र दिलेलं आहे। हे चित्र पहा आणि सांगा, हे चित्र कशाचं आहे? बच्चों, चित्र को देखिए और बताइए कि यह दृश्य आपको कहाँ का दिखाई दे रहा है? यह चित्र कहाँ का है? काय? पुन्हा बोल बेटा। वाचनालय का। वाचनालय, जरा फिर से ध्यान में देखिए, वाचनालय में तराजू होता है क्या? ध्यान से देखो बच्चों, ऐसा आपको कहाँ दिखता है? बहुत सारे पेपर, रद्दी पड़े होते हैं। भंगार में। भंगार में, यस, उसको कहते हैं रद्दी की दुकान। तर हे चित्र रद्दीच्या दुकानाचं आहे। हा आहे वजन काटा। वजन काटा को हिंदी में क्या कहते हैं? वजन काटा म्हणजे हा तराजू, मराठीत पण तराजू म्हणतात। हा, हे आहेत रद्दीवाले काका। हा, हे जे रद्दीवाले काका आहेत ना, ते आपण दिलेले न्यूजपेपर, पुस्तक, मॅगझिन्स ह्याचं वजन करून घेतात। हे पहा, हे काका रद्दी विकायला आले आहेत। हा, आणि रद्दीवाले काका रद्दीचे वजन करून ते विकत घेत आहेत। ठीक आहे, आणि इथे दोन मुलं बसलेली आहेत। पाहता ना तुम्ही, दोन मुलं। ह्यातील हा लाल रंगाचा शर्ट घातलेला आहे सुहास, आणि हिरव्या रंगाचा शर्टात आहे अतुल। ठीक आहे मुलांनो, आपण आपल्या घरातील वाचलेले न्यूजपेपर, मॅगझिन्स, गोष्टीची पुस्तके, कवितांची पुस्तके रद्दीमध्ये देतो। ह्या पाठातील हा सुहास रद्दीमधून
पुस्तक वर्तमानपत्र घेऊन कात्रण कापून घेत आहे। देखो ये बच्चा कैंची से न्यूज़पेपर में से कटिंग काट रहा है। यहाँ देखिए उसने कुछ काट काट के रखा हुआ है, कुछ कतरन रखा है। तो असं का करत आहे, ही माहिती मिळवण्यासाठी मी ह्या पाठाचं वाचन करीत आहे। तुम्ही लक्षपूर्वक ऐका, कारण मी वाचता वाचता तुमच्याशी प्रश्नही विचारणार। तर अचूक उत्तर देण्यासाठी लक्षपूर्वक ऐका हा। विद्यार्थी मित्रांनो, धडा क्रमांक 31 आपला वाचनालय हा पाठ देखील संवादात्मक आहे। तर मी वाचते आणि तुम्ही ऐका हा। अतुल: ए सुहास, चलना रे खेळायला। सुहास: थांबना रे जरा, ह्या पेपर मध्ये किती छान माहिती छापून आली आहे। ह्या माहितीचं कात्रण कापून घेतो, मग जाऊया ना खेळायला। अतुल आणि सुहास हे दोघे मित्र आहेत। तर अतुल आलाय सुहासकडे आणि काय बोलत आहे की खेळायला चल, खेलने के लिए चलो। तर त्यावेळी सुहास काय म्हणतो, सुहास क्या बोल रहा है, थोड़ी देर रुक जाओ, इस पेपर में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आई है। माहिती यानी जानकारी, तो मैं उसे काट लेता हूँ। ह्या माहितीचं कात्रण कापून घेतो, मतलब इस जानकारी का जो इसमें अच्छी बढ़िया जानकारी आई है, मैं उसका कतरन काट लेता हूँ। हाँ, फिर हम लोग खेलने के लिए चलते हैं। कात्रण कापून घेतो म्हणजे काय माहितीये का मुलांनो, वर्तमानपत्रात एखादं छान चित्र किंवा एखादी गोष्ट येते, कोडी असतात किंवा चित्र रंगवायला येतं, ते कैची पासून कापून घेतात, त्याला कात्रण म्हणतात। तर सुहास म्हणतोय की वर्तमानपत्रात खूप चांगली माहिती आली आहे, इन्फॉर्मेशन आली आहे, ती मी कटिंग करून घेतो आणि मग आपण खेळायला जाऊया। अतुल: तू एवढ्या कात्रणांचं करतोस तरी काय? सुहास: अरे, वर्तमानपत्रात छान छान कविता, चित्रकथा, गोष्टी, कोडी, पशुपक्ष्यांची माहिती येते, ती मी कापून वहीत चिकटवतो, मॅडमनं सांगितलेला प्रकल्प पूर्ण करतो। तो अतुल पूछता है कि तुम इतनी सारी कटिंग्स का, इतने सारे कतरनों का करते क्या हो? तो सुहास बोलता है कि वर्तमान पत्र में यानी अखबार में, न्यूज़पेपर में बहुत अच्छी अच्छी कविताएं और चित्रकथा आती है, कहानियां आती हैं, कोड़ी आती है, कोड़ी यानी पहेली, पहेलियां आती हैं, तो और पशु पक्षियों की जानकारी भी होती है, तो मैं उन्हें काट करके कॉपी में चिपकाता हूँ। वही म्हणजे कॉपी, हाँ, नोटबुक, मैं उसमें चिपकाता हूँ। मैडम ने सांगितलेला प्रकल्प पूर्ण होतो। मैडम यानी कौन बच्चों? मैडम यानी कौन सांगा? मैडम म्हणजे कोण? टीचर, शिक्षिका। हाँ, तो देखिए शिक्षिका, बरोबर, छान। मैडम म्हणजे शिक्षिका, तो शिक्षिका जो प्रकल्प यानी प्रोजेक्ट, शिक्षिका जो प्रोजेक्ट देती है, तो मैं इन कतरनों की सहायता से उसे पूर्ण करता हूँ। जैसे अगर टीचर ने कहा कि आप लोग पालतू प्राणियों पर प्रोजेक्ट बना के लाओ, तो यदि न्यूज़पेपर में वो जानकारी आपने काट कर रखी होगी, न्यूज़पेपर में से, अखबार में से, तो आप आराम से अपनी कॉपी में से उसे इकट्ठा करके अपने टीचर के पास जमा कर सकते हो। यानी आपको बाजार में से जाके अलग चार्ट नहीं खरीदना पड़ेगा। जैसे हमेशा मैच होता रहता है, खिलाड़ियों के बारे में जानकारी न्यूज़पेपर्स में आती रहती है, तो अभी आपके हिंदी में ही देखिए एक प्रोजेक्ट आ रहा है, या दे भी दिया होगा टीचर ने, कोलाज काम करना है किसी भी खिलाड़ी के ऊपर। किताब में सचिन तेंदुलकर के ऊपर कोलाज कार्य करके दिखाया गया है समुचित चित्रकला में। तो यदि आप
न्यूज़पेपर्स में से खिलाड़ियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, इस तरह से कटिंग काट के रखेंगे, तो ये जो प्रोजेक्ट है यह आप बड़ी ही आसानी से पूर्ण कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए कितना अच्छा फायदा उठा रहे हैं सुहास, इसीलिए वो अखबार में से जानकारियों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें काट काट के एक कॉपी में चिपका के रखते हैं। मुलांनो, सुहास, अतुल हे तुमच्याच वयातील मुलं आहेत. जसं तुम्हाला चित्र बनवण्याचा, क्राफ्टचा, गाणे गाण्याचा, खेळण्याचा, तारांगण पाहण्याचा छंद आहे, तसेच सुहासला पण वाचनाचा छंद आहे. आपला हा छंद जोपासण्यासाठी तो वर्तमानपत्रांमध्ये आलेली छान छान माहितीचे कात्रण कापून वहीत चिटकवून घेतो. अतुल: अरे वा, छानच. सुहास: अरे एवढंच नाही, काही वेळा रद्दीमध्ये कवितांची, गोष्टींची चांगली पुस्तकं येतात, ती मी बाजूला काढून ठेवतो. तो सुहास बोल रहा है, अरे अतुल इतना ही नहीं, मैं केवल वर्तमान पत्र में से कटिंग ही नहीं काटता हूँ, बल्कि कभी कभी क्या होता है, रद्दी में कहानी की किताब आती है, कविताओं की किताबें आती हैं, तो मैं उसे बगल निकाल के रख लेता हूँ, अलग निकाल के रख लेता हूँ. ठीक है, अब देखिए अतुल और परेशान कि लड़का क्या कर रहा है, कभी पेपर में से कटिंग काट रहा है, कभी कभी रद्दी में से कहानी और कविताओं की पुस्तकों को निकाल के रख रहा है. चलिए देखते हैं कि क्या रहस्य है इन सब के पीछे. अतुल: त्या पुस्तकांचं तू करतोस काय? त्या पुस्तकांचं तू काय करतोस? सुहास: त्यांचं मी एक वाचनालय तयार केलं आहे, चल माझ्या घरी, मी तुला दाखवतो. ते दोघे सुहासच्या घरी येतात, त्याच वेळी मीनाही तिथे येते. तो सुहास क्या करता है बच्चों, ये जो रद्दी में से उसने कहानी की किताबें, कविताओं की किताबें, गाने की किताबें निकाल कर बाहर रखी हैं, और जो उसने जानकारियों को इकट्ठा करके न्यूज़पेपर में आई हुई जानकारियों को काट काट के जो पुस्तिका तैयार की है, उसका उसने क्या बनाया है, वाचनालय. उसने क्या तैयार किया है, वाचनालय. और हाँ, और वो सुहास अतुल को बोल रहा है कि मैं उन जानकारियों को जो मैंने काट के रखा है न्यूज़पेपर में से, मैंने उनका वाचनालय बनाया है, चलो मेरे घर, मैं तुमको दिखाता हूँ. वो दोनों, ते दोघे म्हणजे कोण, ते दोघे म्हणजे अतुल आणि सुहास कोणाच्या घरी जातात, सुहासच्या घरी. सुहास उनको अपने घर पे लेके जाता है. त्याच वेळी तिथे कोण येते, मीना. मीना भी वहां आती है. कहाँ आती है, सुहास के घर पे. जब ये लोग सुहास के घर पे पहुंचते हैं तो वहां पर कौन आती है, मीना. मीना अतुल आणि सुहासची मैत्रीण आहे, फ्रेंड आहे. तीही त्याच वेळी तिथे येते. तिथे म्हणजे कुठे, तिथे म्हणजे कुठे येते मीना, किसके घर पे आती है मीना, सुहास. सुहास. सुहासच्या घरी येते. हो, ती सुहासच्या घरी येते. हे बघा, हा आहे सुहास, हा अतुल, आणि ही कोणी येत आहे, मीना. मीना. मीनाच्या हातात काय आहे, पुस्तक. आणि हे बघा, इथे हे आहे सुहासचं छोटस वाचनालय. ठीक है, उसने बोला था ना अतुल को कि मैं इन सब पुस्तकों को इकट्ठा करके एक वाचनालय बनाया हूँ. तो ये देखिए, यहाँ पे पुस्तकें बहुत सारी रखी हुई हैं, और ये है सुहास का वाचनालय. देखिए, वो अपने हाथ के इशारे से दिखा रहा है कि ये मेरा वाचनालय है. सुहास,
ये मीना, सुहास, ही पुस्तकं तुझ्या वाचनालयासाठी घे. ही सगळी पुस्तकं माझ्या वडिलांनी आणली होती. आम्ही ती पुस्तकं वाचली. ती रद्दीत देण्याऐवजी तुझ्या वाचनालयासाठी मी घेऊन आले. तो मीना कह रही है, मीना जब आती है तो सुहास उसको वेलकम करता है और बोलता है आओ मीना. तो मीना आकर क्या बोलती है, सुहास, यह पुस्तक तुम्हारे लाइब्रेरी के लिए, तुम्हारी वाचनालय के लिए. देखिए मीना के हाथ में पुस्तकें हैं ना, तो वह पुस्तक को किसके लिए लेकर आई है, सुहास के वाचनालय के लिए. हाँ, और क्या बोलती है, ये सारी पुस्तकें मेरे पिताजी ने लाई है. वडील मतलब पिताजी. हम सब ने उसको पढ़ लिया है. ये सारी पुस्तकों को हमने पढ़ लिया है. बच्चों, कहानी की किताबें, कविताओं की किताबें जब आप एक बार पढ़ लेते हो तो फिर वापस पढ़ने का मन नहीं होता है, क्योंकि कहानी पढ़ लिया, उसमें का अर्थ समझ लिया, उसका रहस्य समझ लिया, तो फिर उसका जो चार्म होता है वो खत्म हो जाता है. तब हम उसे क्या करते हैं, रद्दी में दे देते हैं. लेकिन मीना ने ऐसा नहीं किया. उसका पढ़ के जब हो गया तो उसे पता था कि सुहास अपने लाइब्रेरी के लिए पुस्तकों का संग्रह करता है. तो मीना ने सोचा कि मैं इसे रद्दी में देने की बजाय किसको दे दूं? बताओ बच्चों, किसको देने के लिए लाई है? सुहास को। सुहास को देने के लिए लाई है, ताकि उसके वाचनालय में और अधिक पुस्तकों का संग्रह हो सके और भी लोग उसे, उस कहानी की पुस्तक को पढ़ सके जो मीना ने भी पढ़ लिया है. अतुल, हे छान झालं, मी सुद्धा तुला चांगली पुस्तकं देईन. तो अतुल बोलता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा हुआ, अब मैं भी तुमको अच्छी अच्छी किताबें दूंगा. अतुल के पास भी जो किताबें थी वो उन्हें रद्दी में बेच देता था. अब उसने भी क्या सोचा कि मैं इन पुस्तकों को रद्दी में नहीं दूंगा, बल्कि किसको दूंगा, सुहास को दूंगा. सुहास, मीना, अतुल, मी तुमचा आभारी आहे. हे वाचनालय केवळ माझं नाही तर सगळ्यांसाठी आहे. थेंबे थेंबे तळे साचे, तसं एक एक पुस्तक गोळा करून हे वाचनालय तयार झालं आहे. म्हणून मी ह्या वाचनालयाचं नाव ठेवलं आपलं वाचनालय. तो सुहास ने कहा कि मीना, अतुल, मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ, बहुत ही थैंकफुल हूँ, बहुत ही कृतज्ञ हूँ, एहसानमंद हूँ, क्योंकि यह वाचनालय सिर्फ मेरा नहीं है और सिर्फ मेरे लिए नहीं है, यह तुम सबका है और तुम सबके लिए है. थेंबे थेंबे तड़े साचे, थेम थेम करके जैसे तालाब भरता है, उसी तरह से एक एक पुस्तक, एक एक किताब इकट्ठा करके मैंने यह वाचनालय बनाया है. इसीलिए मैंने इस वाचनालय का नाम रखा है हमारा वाचनालय. बच्चों, विद्यार्थी मित्रांनो, हिंदी में एक कहावत है, बूंद बूंद से सागर भरता है. ठीक इसी कहावत से मिलती जुलती कहावत सुहास ने भी बोला. क्या आप बता सकते हैं कि सुहास ने बूंद बूंद से सागर भरता है इसी कहावत का समानार्थी कौन सा मराठी कहावत बोला? तळे साचे, तस एक एक पुस्तक गोळा करून हे वाचनालय तैयार झाला आहे. अच्छा, एक बार फिर से ध्यान दीजिए बच्चों. यहाँ पे देखिए सुहास ने क्या कहा कि यह पुस्तक, यह जो वाचनालय है, यह अकेले मेरे दम पे नहीं है. हाँ, जैसे थेम थेम से तालाब भरता है, थेम यानी बूंद, पानी की बूंद, तो बूंद बूंद से तालाब भरता है, उसी तरह से मैंने एक एक पुस्तक इकट्ठा करके इस वाचनालय को बनाया है. तड़े मतलब तालाब. तो जरा ध्यान से देखिए और बताइए
कि बूंद बूंद से सागर भरता है। इस कहावत का समानार्थी कौन सी कहावत मराठी में सुहास ने बोला है? बताइए। चलिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं बताती हूँ। सुहास ने मराठी में उस कहावत को कहा है, थेंबे थेंबे तड़े साचे। थेंबे मतलब थेंब, पानी की बूंद। तड़े मतलब तालाब, और सांचे मतलब इकट्ठा होना। हाँ, तो इस कहावत का अर्थ है बूंद बूंद से तालाब भरता है। ज्याप्रमाणे, टीचर अच्छे से नहीं दिख रहा है। बेटा नेट का प्रॉब्लम होगा। हाँ, ज्याप्रमाणे थेंब थेंब पाणी साठून तडे तयार होतो, सागर तयार होतो, किंवा पावसाचे थेंब थेंब पाणी पडून तडे बनते, त्याचप्रमाणे कोणतीही गोष्ट साठवल्याने तिचा मोठा संचय होतो. उदाहरणार्थ, सुहासने एक एक पुस्तक गोळा करून वाचनालय तैयार केलं. देखिए, वाचनालय में बहुत सारी किताबें होनी चाहिए, और सुहास ने एक एक पुस्तकों को इकट्ठा करके वाचनालय बना लिया। तो एक एक वस्तु में बच्चों बहुत ताकत होती है। जैसे आप लोग एक एक रुपया, 5-5 रुपया, 10-10 रुपया इकट्ठा करते हो जो अपने गुल्लक में, तो कितना जब आप उसे फोड़ते हो तो उसमें से कितने सारे पैसे निकलते हैं, हजारों में निकलते हैं, है ना? तो उससे आप कोई बड़ा कार्य कर सकते हैं। यानी छोटी छोटी बचत जो है वो हमारे लिए आगे चलकर बहुत ही उपयोगी साबित होती है। हाँ, आई बाबा पैसे वाचवून भविष्यात मुलांसाठी घरे बांधतात किंवा दागिने खरेदी करतात। तो इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे माता पिता हैं, जो पहले से ही, शुरुआत से ही पैसे इकट्ठा, थोड़े 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 पैसे इकट्ठा करते हैं, और उन्हीं पैसों से अपने बच्चों की शादियां करते हैं, घर बनाते हैं, या उनकी पढ़ाई लिखाई में खर्च करते हैं। क्योंकि एकाएक जब इतना बड़ा खर्च आएगा तो उतना पैसा हमारे पास नहीं होता है, इसलिए हम पहले से ही बचत करते हैं। इसीलिए कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है। तो आप भी बचत करने की आदत डालो बच्चों, चाहे पैसे की हो, चाहे पुस्तकों की हो, या जो भी आपको शौक हो, आप उस शौक को संभालने के लिए, उस शौक को और अधिक विकसित करने के लिए अभी से बचत कीजिए। चला पुढचं स्लाइड पाहूया. अतुल, छान आहे नाव. चला तर आपण सगळे रविवारी भेटूया, खेळूया, अभ्यासी करूया. तो बच्चों, सुहास ने कहा कि मैंने यह जो वाचनालय है, इसे मैंने सबकी सहायता से बनाया है, और यह सिर्फ मेरे लिए नहीं है, यह इसमें आप लोग भी पढ़ सकते हैं और आप लोग भी अपना सहयोग दे सकते हैं। जैसे मीना लेकर आई ना पुस्तक वाचनालय के लिए, तो यह जो वाचनालय है अकेले मेरे दम पे नहीं खड़ा है, बल्कि इसमें आप सबका सहयोग है, और इसमें आप सब लोग भी पढ़ सकते हो। तो इसलिए मैंने इस वाचनालय का नाम रखा है आपलं वाचनालय. तो अतुल बोलता है, ये नाम बहुत अच्छा है, आपलं वाचनालय, यानी हम सभी का वाचनालय, हमारा वाचनालय, हमारा पुस्तकालय. तो सुहास कहता है, चला तर आता आपण सगळे रविवारी भेटूया, खेळूया, अभ्यासी करूया. सुहास कहते हैं, चलो अब हम लोग अगले संडे को मिलेंगे, अगले रविवार को मिलेंगे, और तब हम खेलेंगे भी, पढ़ाई भी करेंगे और वाचन भी करेंगे. और यह सुनकर सारे बच्चे खुश होते हैं और हंसते हैं कि अगले संडे को हम लोग खेलेंगे, कूदेंगे, पढ़ाई करेंगे. मुलांनो, पाहिलात ना कशा प्रकारे तुमच्याच वयातील सुहासने वाचनालय बनवलंय. त्याच्या ह्या कार्यात त्याला त्याचे मित्र व मैत्रीण देखील मदत करतात. मला एक सांगा मुलांनो,
सुहासने हे वाचनालय फक्त स्वतःसाठी बनवलंय का? बच्चों, सुहास ने वाचनालय सिर्फ अपने लिए बनाया क्या? नहीं, किसके लिए बनाया है? सबके लिए। सभी के लिए, सर्वांसाठी. बरोबर. हा, हे वाचनालय सर्वांसाठी आहे. यह वाचनालय सभी के लिए है. म्हणून सुहासने वाचनालयाचं नाव काय ठेवलं? इसलिए सुहास ने वाचनालय का क्या नाम रखा? आपल वाचनालय। आपलं वाचनालय. देखिए, ल पर अंत में बिंदी है, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि अंतिम अक्षर पर यदि बिंदी हो तो हमें उस अक्षर को देर तक बोलना है, न का उच्चारण नहीं करना है. आपलं वाचनालय, आपल वाचनालय नहीं, आपलं. ल पर हमें स्ट्रेस करना है, जोर देना है. ओके बच्चों, ठीक है. तो आपलं वाचनालय याने हमारा वाचनालय. तर चला वाचनालयाची थोडी माहिती मिळवूया. वाचनालयाला ग्रंथालय ही म्हणतात. ग्रंथालय म्हणजे सर्वसाधारणपणे सर्व प्रकारची छापील तसेच हस्तलिखित माहिती साधने एकत्रितपणे ठेवण्याची जागा होय. बच्चों, वाचनालय यानी वह स्थान जहां पर हाथों से लिखी हुई या छपी हुई पुस्तकें रखी जाती हैं. प्राचीन भारतात नालंदा विश्वविद्यालयाचे अति समृद्ध ग्रंथालय होते. बच्चों, प्राचीन काल में नालंदा, जो कि बिहार में है, वहां के कॉलेज में, वहां के विश्वविद्यालय में बहुत समृद्ध ग्रंथालय था. मतलब उसमें हर प्रकार के ग्रंथों की पुस्तकें थी, और उन्हें पढ़ने के लिए विदेशी लोग भी आते थे. विदेशों से लोग आते थे उस ग्रंथालय में से वाचन करने के लिए. मध्ययुगीन काळामध्ये हस्तलिखित पोथ्या जतन करून ठेवल्या जात. बच्चों, पहले छपाई नहीं होती थी, प्रिंटिंग प्रेस नहीं होते थे, तो हाथों से ही पुस्तकें लिखी जाती थी और उन्हें संभाल कर रखा जाता था. राजे महाराजे आपला स्वतंत्र ग्रंथ संग्रह ठेवत असत. जो बड़े बड़े रईस थे, राजा महाराजा थे, वे अपना स्वतंत्र ग्रंथालय रखते थे, बनाते थे. ग्रंथालय शास्त्रज्ञ तज्ञ एस.आर. रंगनाथन यांच्यामध्ये ग्रंथालये ही लोकशाही मूल्ये जोपासणारी सार्वजनिक संस्था आहे. 19व्या शतकामध्ये सार्वजनिक शिक्षणाला पूरक ठरलेली चळवळ म्हणजे ग्रंथालय. तो बच्चों, 19वीं शताब्दी में हमारे जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, पढ़े लिखे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने इन ग्रंथालयों का बहुत उपयोग किया. स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इनका तो अधिक से अधिक समय ग्रंथालय में बीतता था, क्योंकि वहां से ये पढ़ के इनके ज्ञान में वृद्धि होती थी, और उसका उपयोग इन्होंने समाज कल्याण के लिए किया, विश्व कल्याण के लिए किया. वाचक, वाचन, साहित्य आणि कर्मचारी हे ग्रंथालयाचे 3 घटक आहेत. ग्रंथालय में 3 घटक होते हैं बच्चों. एक वाचक, मतलब आप पढ़ने वाले. दूसरा वाचन, वाचन साहित्य मतलब ये पुस्तकें, ठीक है, किताबें. आणि कर्मचारी, कर्मचारी यानी जो इन पुस्तकों को आपको देता है, यानी लाइब्रेरियन. ठीक है. तो वाचक, वाचन, साहित्य आणि कर्मचारी हे ग्रंथालयाचे 3 घटक आहेत. जैसे आप ग्रंथालय में गए, वहां वाचन साहित्य है ही नहीं. चलिए, ग्रंथालय में वाचन साहित्य है, कर्मचारी है, लेकिन आप वाचक नहीं हो, कोई पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है, पुस्तक लेने के लिए नहीं जा रहा है. हाँ, और आप ग्रंथालय में पुस्तक भी है, आप भी पहुंच गए लेने के लिए, पर वहां आपको कोई उसे देने वाला नहीं, यानी लाइब्रेरियन नहीं. तो इन तीनों घटकों के अभाव में आप वाचन नहीं कर सकते, ग्रंथालय का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता. तो वाचक, वाचन साहित्य आणि कर्मचारी हे ग्रंथालयाचे 3 घटक आहेत. ग्रंथालयाचा मूळ उद्देश्य ज्ञान व माहिती संग्रहण हा असतो. ग्रंथालयातून ही साधने वापरण्यासाठी नेता येतात व मर्यादित
कालावधीत परत केली जातात। बच्चों, ग्रंथालय से आप पुस्तक ले सकते हो, लेकिन दिए गए समय में उसे आपको वापस भी करना होता है। आधुनिक काळात ग्रंथालयाची संकल्पना बदलून ते माहितीचे देवाण-घेवाण करणारी संस्था अशी आहे। नवीन ग्रंथालयाचे स्वरूप हे संगणकीय होत आहे। आंतरजालावरून माहितीचा शोध शक्य होतो, तसेच योग्य ते सदस्यत्व घेऊन त्या ग्रंथालयाच्या संकेतस्थळावर माहितीचा शोध घेता येतो। आज संपूर्ण जगामध्ये डिजिटल ग्रंथालय ही संकल्पना आलेली आहे। बच्चों, अंतर्जाल यानी इंटरनेट, अंतर्जाल मतलब इंटरनेट। हाँ, तो आप भी अब दैनंदिन जीवन में डिजिटल ग्रंथालय का उपयोग करते हो। कैसे बताती हूँ, सुनिए। बच्चों, अंतर्जाल यानी इंटरनेट और संकेत स्थल का अर्थ है लिंक। तो आप भी गूगल पर, यूट्यूब पर दिए गए संकेत स्थल अर्थात लिंक पर क्लिक करके अपने विषय से संबंधित अनगिनत जानकारियों को प्राप्त करते हो। यही है डिजिटल ग्रंथालय की संकल्पना। विविध ग्रंथांचे वाचन करून आपणास ज्ञान प्राप्ती करता येते। म्हणूनच ग्रंथालये ही ज्ञानदेवीची मंदिरे मानली गेली आहेत। कुणीही तिथे जावे आणि तृप्त होईपर्यंत आपल्याला हवे ते ज्ञान मिळवावे। म्हणून आजच्या काळात ग्रंथालय हेच देवालय होय, तसेच जाणकारांनी म्हटले आहे। पहा, वरती लिहिलंय, ग्रंथालया माझी बसे क्षणभरी, तोची ज्ञान कण वेचितसे। अर्थात जो ग्रंथालय या वाचनालय में क्षण भर भी बैठता है या ग्रंथों का वाचन करता है, वही ज्ञान रूपी धन को, कण को चुनता है, बीन सकता है। इसीलिए कहा गया है, ग्रंथ आमुचे साथी, ग्रंथ आमुच्या हाती, ग्रंथ उजड़ती अज्ञानाच्या अंधाराच्या राती। तो बच्चों, ग्रंथ का साथ, पुस्तकों का साथ ही हमारे अंतर्मन के अंधकार को दूर कर सकता है। पुस्तक ही हमारे सच्चे मित्र हैं, सच्चे साथी हैं। जिस प्रकार मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ खेलकर आपको आनंद मिलता है, उसी प्रकार पुस्तकें पढ़कर आनंद की प्राप्ति होती है। आप अपने साथियों से मिलने के लिए उनके घर जाते हो, उसी प्रकार पुस्तकों का वाचन करने के लिए आपको भी पुस्तकों के घर अर्थात पुस्तकालय जाना पड़ेगा। बच्चों, आलय इस शब्द का अर्थ है घर, निवास या स्थान। तो पुस्तकालय का अर्थ है पुस्तक रखने का स्थान। ग्रंथालय का अर्थ है ग्रंथों को रखने का स्थान। वाचनालय का अर्थ है वाचन करने का स्थान। उसी प्रकार से भोजनालय का क्या अर्थ होगा बच्चों? भोजनालय का अर्थ बताइए। जहाँ खाना मिलता है। यस, भोजनालय मतलब भोजन करने का स्थान, भोजन करने का स्थान। और देवालय मतलब जहाँ देवता रहते हैं। यस, बहुत बढ़िया, देवों के रहने का स्थान। तो बच्चों याद रखो, आलय इस शब्द का अर्थ है घर अथवा स्थान। तो आप भी इस प्रकार के शब्दों का संग्रह करो व अपना ज्ञान बढ़ाओ। बच्चों, ज्ञान बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? ज्ञान बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? पुस्तक अगदी बरोबर, पुस्तक पढ़ना होगा। तो आइए वाचन के फायदे देखते हैं। वाचनाचे फायदे, वाचनामुळे मेंदूला चालना मिळते, नवनवीन शब्दांमुळे त्याच्यात प्रगती होत असते,
वाचनामुळे आपल्याला नवनवीन माहिती मिळतेच, तसेच ज्ञानात भर पड़ते। यानी वाचन करने से हमारी बुद्धि विकसित होती है, हमारे मस्तिष्क, मेंदु यानी मस्तिष्क का विकास होता है और हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है। सामान्य ज्ञान वाढते। आपल्याला जर वाचनाची आवड असेल तर मित्रमंडळी किंवा लोकांमध्ये वावरताना आपण एखाद्या विषयावरील चर्चेत आपले मुद्दे योग्य प्रकारे मांडू शकतो। त्यामुळे त्यांच्यात मिसळण्यात मदत होते। वाचनामुळे आपण अपनी मते ठड़कपणे मांडू सकते। बच्चों, ये वाचन का बहुत बड़ा फायदा है कि हमारे ज्ञान में तो विकास होता ही, साथ में ही हम चर्चा में जब सहभागी होते हैं तो हम अपने प्रभावी विचारों से अनजानों को भी अपना बना सकते हैं, उनमें घुल मिल सकते हैं। म्हणून मुलांनो, वेळ न घालवता वाचनाचा आनंद लुटा। आपल्याला आवडणाऱ्या विषयापासून सुरू करा, सवय आपोआप लागेल। तो बच्चों, अभी भी समय है, समय को मत गवाइए। आप भी पुस्तकों का वाचन शुरू कीजिए और शुरुआत कीजिए अपने मनपसंद विषय से, तो आपको भी पढ़ने की आदत पड़ जाएगी। मुलांनो, आता पाहूया पाठात आलेले काही कठीण शब्द म्हणजे शब्दार्थ। चला, मी कठीण शब्दांचं वाचन करीत आहे, तुम्ही त्यांचं वाचन हिंदीत करा। बच्चों, मैं कठिन शब्दों का वाचन कर रही हूँ, आप लोग हिंदी में उसके अर्थ का वाचन कीजिए। वाचनालय, पुस्तकालय, पुस्तकालय। कात्रण, कतरण, वर्तमान पत्र, अखबार, समाचार पत्र, कोड़ी, पहेली, वही, कॉपी, कॉपी या नोटबुक। गोष्टी, कहानी, माहिती, जानकारी, आभारी, थेंब, बूंद, तड़े, तालाब, अभ्यास, पढ़ाई। आता वेळ आहे स्वाध्यायाची। मी प्रश्न वाचते, तुम्ही उत्तरे वाचा। अतुल सुहासला कशासाठी बोलवत होता? अतुल सुहासला खेळायला बोलवत होता। वर्तमानपत्रात कशा कशाची माहिती येते? वर्तमानपत्रात छान छान कविता, चित्रकथा, गोष्टी, कोडी, पशु पक्ष्यांची माहिती येते। सुहास रद्दीतील कोणती पुस्तके बाजूला काढतो? सुहास रद्दीत कविता, गोष्टी बाजूला ठेवतो। सुहास रद्दीतील कवितांची, गोष्टींची पुस्तके बाजूला काढतो। सर्वजण रविवारी भेटून काय करणार आहेत? सर्वजण रविवारीला भेटून वाचनातील पुस्तके वाचणारी आहेत, खेळणार आहेत, अभ्यास करणार। अगदी बरोबर। सर्वजण रविवारी भेटून वाचनालयातील पुस्तके वाचणार आहेत, खेळणार आहेत व अभ्यासही करणार आहेत। सांगा, सुहास कात्रणांचे काय करतो? सुहास कात्रणे वहीत चिकटवतो। हो, सुहास कात्रण वहीत चिकटवतो। सुहास रद्दीतील पुस्तकांचे काय करतो? सुहास रद्दीतील कविता, पुस्तके बाजूला काढतो आणि सुहास रद्दीतील कवितांची, गोष्टींची पुस्तके बाजूला काढतो
आणि त्या पुस्तकांचे वाचनालय तयार केले आहे. सुहासने वाचनालयाला आपलं वाचनालय हे नाव का दिलं? उत्तमीला दिले. हे वाचनालय केवळ सुहासचे नाहीत, तडे वाचनालय तयार झाले. हे वाचनालय तयार झालं आहे. म्हणून सुहासाने वाचनालय आपला वाचनालय हे नावे दिले. छान. मीना अतुलने पुस्तके दिले. हे वाचनालय केवळ सुहासचे नाहीत, सगळ्यांसाठी आहे. थेंबे थेंबे तळे साचे, तसं पुस्तक गोळा करून हे वाचनालय तयार झालं आहे. म्हणून सुहासने वाचनालयाला आपलं वाचनालय हे नाव दिले. वचन बदला. गोष्टी पेपर, कविता, पुस्तके. हा, वचन बदला. वचन किती असतात? एक वचन आणि अनेक वचन. तर मुलांनो, तुम्हाला इथे दिसत असणार की पेपर आणि कविता ह्या शब्दांमध्ये बदल झाला नाही. पेपर एक वचन पण पेपर, अनेक वचन पण पेपर. कविता एक वचन ही कविता आणि अनेक वचन ही कविता. तर काही शब्दांचे एक वचन, अनेक वचन ते शब्द राहतं, मूळ शब्द राहतं, त्यात काहीही बदल होत नाही. विद्यार्थी मित्रांनो, मराठी सुलभ भारती तुमच्या ह्या पाठ्यपुस्तकाच्या शेवटच्या पानावर दिलेलं हे स्वाध्याय आहे. पहा, वाचा, वाक्य बनवा. मला सांगा मुलांनो, ह्या चित्रात एकूण किती वृत्त आहेत? इस चित्र में कुल कितने वृत्त हैं? 2 तीन. अगदी बरोबर, 3 आहेत. पहिल्या वर्तुळात काय आहे? वर्तुळ याने वृत्त. तो पहले वर्तुळ में क्या है? घरातील तड, घरातील लेखाने, घरातील व्यस्त, घरातील व्यवहार. पहिल्या वर्तुळात काय आहे? घर आहे. घरात कोण राहतं बच्चों? घर में कौन कौन रहता है? मी, माझे आजोबा, माझी ताई, माझा भाऊ, माझा काका काकी, माझे मामा मामी, मी, आजी आजोबा. गुड, व्हेरी गुड. ठीक आहे. हा, निळ्या रंगाच्या वर्तुळात काय लिहिलं आहे? निळ्या रंगाच्या वर्तुळात काय लिहिलं आहे? घरातील सण, घरातील कामे, घरातील वस्त्र, घरातील वस्तू. बरोबर. निळ्या रंगाच्या वर्तुळात घरातील सण, घरातील कामे, घरातील वस्तू आणि घरातील व्यवसाय हे लिहिलं आहे. आता सर्वप्रथम तुम्हाला फक्त घर ह्या शब्दाबरोबर इथे एक ह्या शब्दाला घेऊन एक वाक्य बनवलेलं आहे. पहा, वर्तुळाच्या वरती लिहिलेला है, वृत्त के ऊपर घर इस शब्द को लेकर के एक वाक्य दिया गया है. जरा पढ़िए उसे. क्या लिखा है? माझे घर सुंदर आहे. हा, काय लिहिलं आहे? माझे घर सुंदर आहे. बरोबर. काय वाक्य आहे? माझे घर सुंदर आहे. आता तुम्हाला पण काय करायचं आहे की मी, माझे, माझ्या, माझी ह्या शब्दांना घेऊन आणि त्यात घर हे शब्द येणं आवश्यक आहे. ह्यांनी काय करायचं? तुम्हाला वाक्य बनवायची आहेत आणि वहीत लिहायची आहेत. ठीक आहे? तुम्ही पण अशीच वाक्य बनवा. घर हे शब्द घ्या आणि घराच्या आजूबाजूला काय लिहिलंय? मी, माझी, माझ्या, माझे या 4 शब्दांना घेऊन तुम्हाला काय बनवायचं आहे? वाक्य. ठीक आहे? चलो मुलांनो, घराचं मान खिडकी, दरवाजे, खुर्च्या किंवा पडद्याने नाही, तर घरात राहणाऱ्या आपले आप्तेष्ट, आपले नातेवाईक म्हणजे आई, बाबा, आजी, आजोबा, काकी, काका, भाऊ, बहीण, मामा, मामी ह्यांनी असतं.
आपले हे नातेवाईक, हे आप्तेष्ट घराची आत्मा असतात. घराला स्वर्गाहून सुंदर बनवण्यात त्यांचा खूप मोठा योगदान असतो. आपल्या घरात वेगवेगळ्या वस्तू असतात, असंख्य कामे असतात. घरातील प्रत्येक व्यक्ती आपापल्या परीने कामे वाटून घेतात. उदाहरणार्थ, आई जेवण करते, बाबा कामावर जातात, आजी भाजी साफ करते, तर आजोबा नातवंडांना गोष्टी सांगतात. काही घरात तर पिढ्यानपिढ्यापासून चालत असलेला व्यवसाय असतो. उपरोक्त सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन पाठ्यपुस्तकात काही वाक्य दिलेली आहेत. पहा, ते मी वाक्य वाचते, तुम्ही ऐका. आई, बाबा, ताई माझे खूप लाड करतात. आजोबा माझा अभ्यास घेतात. आमचे फळांचे दुकान आहे. आई दुकानाच्या कामात बाबांना मदत करते. बाबा आईला स्वयंपाकात मदत करतात. स्वयंपाक याने खाना बनाना. बाबा आईला स्वयंपाकात. सणाच्या दिवशी काका काकी येतात. आता मुलांना तुम्हाला आपण काय करायचं आहे, जे वृत्त दिलेलं आहे त्यातून वाक्य बनवायची आहेत. आता वेळ आहे गृहपाठाची. आजचा गृहपाठ आहे पहा, वाचा, वाक्य बनवा. कशाने बनवणार? हे जे तुम्हाला वर्तुळ वृत्त दिलं आहे त्यातील शब्दांना घेऊन तुम्हाला वाक्य बनवायची आहेत आणि वहीत लिहून काढायची आहेत. तर ह्याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या. आणि एक आणखीन तुम्हाला गृहपाठ आहे, कात्रण पुस्तिका तैयार करा. यानी जैसे सुहास ने अखबार में से कटिंग काट के कहानियों की, पहेलियों की और जानवरों की, पशु पक्षियों के चित्रों की जानकारी काट करके, इकट्ठा करके रफ बुक में चिपकाया था, तो आप भी अपनी कोई भी रफ बुक लो, रफ बुक फेंकना नहीं, उसी में ही जहां से भी आपको जो भी जानकारी प्राप्त हो उसको कट कीजिए और अपनी रफ बुक में चिपका करके एक सुंदर सी कात्रण पुस्तिका बनाइए. ठीक है? स्क्रीनशॉट काढून घ्या मुलांनो. चला विद्यार्थी मित्रांनो, उद्या काय आहे? 26 जानेवारी. 26 जानेवारीला मराठीत प्रजासत्ताक दिन म्हणतात. 26 जानेवारीला मराठीत प्रजासत्ताक दिन म्हणतात. भारत 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वतंत्र झाला, पण त्याची लोकशाही राज्यघटना 26 जानेवारी 1950 रोजी अंमलात आली. बच्चों, भारत तो 15 अगस्त को ही आजाद हो गया था, 15 अगस्त 1947 को, लेकिन हमारे पास हमारा कोई कानून नहीं था. ठीक है? तो वह कानून बनाया गया और 26 जनवरी 1950 से उसको लागू किया गया. म्हणून हा प्रजासत्ताक आमचा भारत म्हणून हा प्रजासत्ताक दिन म्हणून मानला जातो. आमचा भारत हे एक मोठे लोकशाही राज्य आहे. म्हणजे हे लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले राज्य आहे. हा अधिकार भारताच्या घटनेनुसार यानी भारत के संविधान के अनुसार 26 जानेवारी 1950 साली मिळाला. तो हमें कौन सा अधिकार मिला है कि हमारे देश में जनता का राज होगा, जनता के लिए राज होगा और जनता के द्वारा राज्य होगा. यानी हमारे देश में जनता की सत्ता चलेगी, जनता के लिए सत्ता चलेगी और जनता के द्वारा सत्ता चलाई जाएगी. जनता यानी प्रजा. म्हणून 26 जानेवारीला प्रजासत्ताक दिन म्हणतात. तर हा अधिकार भारताच्या घटनेनुसार 26 जानेवारी 1950 साली मिळाला. त्या दिवसापासून प्रजेची सत्ता सुरू झाली. 26 जानेवारी म्हणून हा दिवस प्रजासत्ताक दिवस म्हणून साजरा करतो. प्रजासत्ताक दिन चिरायू होयो. प्रजासत्ताक दिन चिरायू हो. आपल्या स्वतंत्र भारताचा सूरज अखंड नांदो.
हीच शुभकामना, हीच शुभेच्छा. विद्यार्थी मित्रांनो, बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभागाच्या वतीने तुम्हा सर्वांना प्रजासत्ताक दिनाची हार्दिक शुभेच्छा. विसरू नका, बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभागाच्या प्रयत्नामुळेच मराठी सुलभ भारती इयत्ता 4थीचे संपूर्ण प्रकरण आम्ही तुमच्या पुढे प्रस्तुत करण्यात यशस्वी ठरलो. तुम्ही पण YouTubeवर BMC Edu हिंदी स्टँडर्ड 4 ह्या चॅनलला लाईक, शेअर व सबस्क्राईब करून ह्या यशात सहभागी व्हा. विद्यार्थी मित्रांनो, निरोप घेण्याची वेळ आली आहे. तुम्ही असेच हसत खेळत आनंदी राहा, अभ्यास करत राहा, स्वस्थ आणि मस्त राहा, हीच ईश्वर चरणी प्रार्थना. आता मला म्हणजे तुमची मराठी शिक्षिका श्रीमती अनुराधा सिंगला निरोप द्या. तुम्हा सर्वांचा मनापासून खूप 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 आभार आणि सक्रिय सहभाग व सहयोगाबद्दल धन्यवाद मुलांनो.